अस्सलाम वालेकुम। मेडिकेट टॉक्स में आप सभी लोगों को वेलकम करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज फिर हमारे साथ स्टूडियोज़ में एक और बहुत अमेजिंग से गेस्ट मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में डॉक्टर खानी ने। आपके बारे में बताती चलूँ कि आप MBBS FCPS कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हैं और कराची के मुख्तलिफ इदारों के साथ जुड़ी हुई हैं, स्पेशली नॉर्थ नाज़िबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। आज ज़रा डॉक्टर खानी से हम एक मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। कहने को वो मुख्तलिफ है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यकीनन डॉक्टर खानी हमें उसके बारे में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी ऐसी नॉलेज और अवेयरनेस बताने वाली हैं जिससे हम सबको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। वक्त को मज़ीद ज़ाय किए बगैर हम चलते हैं डॉक्टर खानी की तरफ और आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खानी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत बहुत खुशामदीद आपको आज के प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ इन्वाइट किया और बोलने का मौका दिया। अच्छा डॉक्टर खानी, प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ जाएं, हम हमेशा हमारे डॉक्टर हजरात से थोड़ी सी उनकी बायोग्राफी जानना चाहते हैं। आपसे पहला सवाल करना चाहूंगी कि आपने अपने करियर का इंतखाब कैसे किया? क्या बचपन से डॉक्टर खानी को पता था कि मैंने डॉक्टर ही बनना है या ये एक्सीडेंटली हो गया? एक्सीडेंटली तो नहीं हुआ। एक्चुअली मैं बचपन में बहुत छोटी सी थी तो मैंने अपने बाबा के मुंह से सुना था कभी कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। वो खुद काफ़ी सारी चीज़ों से गुजर रहे थे, मतलब बीमार थे, तो मैं उनके साथ हॉस्पिटल्स जाती थी। हाँ। फिर देखती थी कि हॉस्पिटल का माहौल कैसा होता है, तो उनको देख के उनके मुंह से सुना था और मेरे बचपन में उनकी डेथ हो गई थी। तो बस उस एम को लेकर मैं चली हमेशा से। हाँ। बड़े होके मुझे ये भी नहीं पता था डॉक्टर की स्टडीज कैसे होती हैं, कैसे नहीं होती हैं। हाँ। तो बस उनकी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए मैंने इसे कंटिन्यू किया। और जैसे अभी आपने कहा कि आपको तो पता भी नहीं था कि मेडिकल की कैसे स्टडीज होती हैं, क्या होती हैं, तो थोड़ा सा ये भी बताइएगा। और यकीनन जब आप शेयर करेंगी हमसे ये बातें तो बहुत बार सुनने वाले वो स्टूडेंट्स या वो बच्चे या वो शायद न्यू कमर्स जो बनना चाहते हैं उनको यकीनन कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। मुझे जरूर बताइएगा कि किसने फिर आपको सपोर्ट किया और जब आप डॉक्टर की बनने की फील्ड में आ गई, तो क्योंकि ये एक लंबा सफर है, आपको बहुत कुछ करना पड़ता है इस प्रोसेस में, तो आपको पूरी जर्नी में सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट किया? कौन आपके लिए ड्रिवन फोर्स बना रहा? एक्चुअली मैं अगर ऑनेस्टली बात करूं तो मैं एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखती हूँ जहाँ पर स्टडीज नहीं की जाती। आई एम पठान, सो हम में स्टडीज नहीं होती। तो मेडिकल तो छोड़ दें, हमारे यहाँ कॉलेज का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता। सही है। लेकिन जब मैंने ये चीज ठान ली थी कि मैंने आगे पढ़ना है, तो जब मैंने मैट्रिक की, मैट्रिक के बाद मुझे काफी ज्यादा जो है ना सबकी मुखालफत का सामना करना पड़ा था। तो डे 1 से लेकर अब तक जो मैं कहती हूँ ना, मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट है और जो मेरी बैकबोन है वो मेरी मदर है। उन्होंने हमेशा मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, हर हवाले से किया। हाँ, मैं उन्हें हर्ट कर देती हूँ कहीं ना कहीं जाके, लेकिन हाँ वो करती हैं सपोर्ट, आउट ऑफ द वे जाके करती हैं। और हमेशा मुझे उन्होंने ना मोटिवेट ही किया है कि नहीं बेटा अब बीच में नहीं रुकना। जब यूनिवर्सिटी लेवल आता है तो इंसान थक जाता है थोड़ा सा मुखालफत देखते देखते कि अब इतने मजीद 5-6 साल और पढ़ना है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन करनी है। तो उस वक्त मैं थकी थी लेकिन मेरी मदर नहीं थकी, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि बेटा इतने साल लगा चुकी हो तो मजीद आप इसे कंटिन्यू करो। बिल्कुल सही डॉक्टर खानी। आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर और जब आप अपनी खुद प्रैक्टिस शुरू कर देती हैं, आपको अपने अंदर अपनी शख्सियत में क्या तब्दीली महसूस हुई जो आपको लगा कि इस वाकई डॉक्टर बनने के बाद मेरे अंदर ये तब्दीली आ गई? बहुत तब्दीलियां आई, मेरी टोटली पर्सनालिटी ही चेंज हो गई। ठीक है, मैं एक बहुत जिद्दी और हर चीज पे जिद बहस करने वाली लड़की थी। मेरे अंदर सब्र आया लोगों को देख के तकलीफ में। जब लोगों की तकलीफ को देखा तो मुझे लगा शायद अल्लाह ने बहुत अच्छे हाल में रखा हुआ है। तो उनको देख के मेरे अंदर सब्र आया। इसके अलावा जो है मेरा जो लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का वो है तरीका, वो चेंज हो गया। जो मैं थी बहुत रूडली रहती थी, हर किसी से बात ना करना वो, लेकिन अब हर पेशेंट को लेकर बैठना, उसकी दिल की दुख दर्द सुनना, तो ये बहुत बड़ा चेंज होता है और इसमें आप अल्लाह के काफी नजदीक हो जाते हैं। तो सब्र आ जाता है सबसे बड़ी बात। जब आप डॉक्टर बनते हैं और अगर आप क्रिटिकल जोन में काम कर रहे हैं, जैसे आप ICU वगैरह कर रहे हैं, तो आपके अंदर बहुत सब्र आ जाता है। डॉक्टर खानी, आने वाले नए डॉक्टर्स को या वो डॉक्टर्स जो कि अभी प्रैक्टिस में हैं, आप क्या मशवरा देंगी? मेरा एक ही मशवरा होता है हमेशा से कि अगर आपका एम ये है कि आप अर्न करें, ठीक है, तो आप कभी भी मेडिकल में ना आए। मतलब अगर आप अपने प्रोफेशन को पैसे के लिए ज्वाइन कर रहे हैं तो आप कभी मत ज्वाइन करें मेडिकल को। अगर आप उसको ये सोच कर ज्वाइन करें कि वो आपका शौक है, ठीक है, और आप उसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अर्न नहीं कर सकते, कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर्स का आजकल कॉन्सेप्ट ये यंग जनरेशन का कि हमने अभी डॉक्टर बने हैं और हम नेक्स्ट मंथ से जो है 5-6 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आने शुरू हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक स्पेसिफिक अमाउंट अर्न करो जो कि हलाल का हो और जिसमें आप जो है मेहनत से कमा रहे हो, तो फिर आप मेडिकल में आओ। वरना जो डॉक्टर्स इस कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं कि डॉक्टर बहुत अमीर होते हैं,
तो ये टोटली गलत कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये मैसेज देना। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर खानी, बिल्कुल एक आखिरी सवाल करूंगी, उसके बाद हम टॉपिक की तरफ आएंगे। जैसे अभी आपने कहा कि डॉक्टर्स की बड़ी स्ट्रगल होती है और बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। मैं ये सवाल हर ही डॉक्टर से करती हूँ कि डॉक्टर्स की कुछ ऐसी कुर्बानियां होती हैं जो शायद नजर नहीं आ रही होती, शायद पेशेंट्स को भी नजर नहीं आ रही होती और सतही तौर पर भी नजर नहीं आ रही होती, वो सिर्फ डॉक्टर ही समझ रहे होते हैं या आपकी फर्टर्निटी के डॉक्टर समझ सकते हैं। बिल्कुल। कोई एक ऐसी कुर्बानी जो आप हमसे शेयर करें जो आपको लगता है कि वो वाकई डॉक्टर की ऐसी कुर्बानी है जो कि लोगों को शायद नहीं पता चलती लेकिन डॉक्टर्स दे रहे होते हैं। मैंने अपने रिश्ते खो दिए इसमें, ठीक है, मतलब जो मेरे अपने खूनी रिश्ते थे, बहुत करीबी रिश्ते, मैंने वो सब खो दिए। और ना तो मैं किसी की खुशी में शामिल हुई ड्यूरिंग स्टडीज और ना किसी के गम में। तो जब आप ना किसी की खुशी में शामिल होते हैं ना किसी के गम में, तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस आ जाता है। तो लेकिन स्टडीज की वजह से मैंने ये किया। हाँ, मैंने अगर कोई रिश्ता नहीं खोया था, वो मेरी मदर है, उसको उससे हट के तकरीबन मैंने सबको ही खो दिया। और मुझे ये रियलाइज भी हुआ कि एट द एंड जो है वो आपका सिर्फ एक ही होता है, या तो माँ होती है या तो खुदा होता है, ठीक है। और मुझे ये जब पता चला, जब मैं कुछ एग्जाम्स ऐसे थे जो कॉन्फिडेंशियल है, मैं ऑन एयर बताना नहीं चाहूंगी, लेकिन उन एग्जाम्स की तैयारी में मुझे अपना टोटल टाइम देना पड़ा। मतलब मैं बिल्कुल ही दुनिया से कट गई मोबाइल फोन से। तो फिर आपको पता चलता है कि वाकई दुनिया जो है ना वो एक वक्ती चीज है। लेकिन फिर उसके बाद मैं अपने प्रोफेशन से और अटैच हो गई। मुझे लगा यही लोग, यही मेरी दुनिया है, जो मेरे पेशेंट्स हैं, यही मेरी फैमिली है। लेकिन ये ज्यादा मोहब्बत देते हैं अपनों के मुकाबले में। बिल्कुल सही बात कह रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आज मैंने जैसे भी शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा था कि आज का टॉपिक बड़ा मुनफरिद भी है और इम्पोर्टेंट भी है। मुनफरिद मैंने इसलिए कहा कि आज हम बात कर रहे हैं डेंगू के हवाले से कि जब शुरू में डेंगू की एक नई इब्तदाई शहर सामने आई थी, शक्ल सामने आई थी, तो लोगों ने बहुत उसको हाइप भी क्रिएट किया था। उसके बाद कहीं ना कहीं ये चीज़ दब गई या लोग इसको उस तरीके से, इतनी इम्पोर्टेंट तरीके से इतनी अहमियत नहीं दे रहे कि किस तरीके से हमें एहतियात अभी भी करनी है। डॉक्टर खानी, आपसे पहले ही सवाल मैं ये करूँगी कि अमूमी तौर पर हम कहते हैं कि डेंगू बुखार हो गया, तो डेंगू बुखार और स्पेशली अगर हम बच्चों की बात करें, दरअसल है क्या? डेंगू बुखार असल में एक वायरल फीवर है, ठीक है, जो एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो की वजह से होता है, ठीक है। सही है। इसमें अब बाकी फीवर से थोड़ा सा ये मुख्तलिफ इसलिए क्योंकि लोग इसको सही से डायग्नोज नहीं कर पाते, ठीक है। बाकी सारे फीवर्स का जो हमारे पास ट्रीटमेंट मौजूद है, ठीक है। अगर हम मलेरिया और डेंगू को डिफरेंशिएट करें तो मलेरिया का हमारे पास ट्रीटमेंट मौजूद है, डेंगू का हमारे पास ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। इसमें एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा लापरवाही होती है वो होती ही डेंगू में। तो डेंगू एक वायरल फीवर है, जैसे मलेरिया एक फीवर है, वैसे ही डेंगू भी है। लेकिन डेंगू में ये बात होती है कि निशानदेही करना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, और इसका जो फेस है लोग उसको नहीं समझ पाते कि जो इसके स्टेजेस हैं डेंगू के, उसको नहीं समझ पाते। डेंगू के 3 स्टेजेस होते हैं बेसिकली ना, ठीक है। सबसे पहला जो है फेब्राइल फेस होता है, जिसमें फीवर होता है, हेडेक होता है, अराउंड आईज जो है वो पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये सिम्टम्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि अब हमें सोचना चाहिए कि हमें डेंगू तो नहीं है। तो लोग उस वक्त निशानदेही कर भी लें तो क्या करते हैं कि जब वो फेब्राइल फेज है बस उसी में अपने आप को मतलब बुखार से महफूज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का नहीं पता होता कि नेक्स्ट फेज जो आएगा क्रिटिकल फेज, असल फेज तो वो फेज है। उस स्टेज में क्या होता है कि प्लेटलेट्स डाउन होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो लोग उसमें लापरवाही करने की वजह से क्या होता है, प्लेटलेट्स डाउन होने की वजह से अक्सर लोग ब्लीड कर जाते हैं क्रिटिकल फेज में और फिर वो कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते हैं। अच्छा डॉक्टर खानी, एक सवाल आपसे करना चाहूंगी, लोगों को आप प्लीज, और ये आप ही सही बता सकती हैं, लोगों की आगाही के लिए जरूर बताइएगा कि कौन कौन सी ऐसी बेसिक अलामात हैं जिसको जान के हम ये समझ सकते हैं कि भाई जब जैसे ही ये अलामात जाहिर हो जाएं तो आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं और ये डेंगू के बुखार की ही अलामात हैं। इसमें सीवियर एब्डोमिनल पेन होना शुरू हो जाता है, नोजिया होता है, वोमिटिंग होता है, और अगर आपको बॉडी रेश हो रहा है तो ठीक है, आपको ऐसा फील होगा बॉडी के अंदर च्यूंटियां चल रही हैं, ठीक है, ब्रूजेस बनना शुरू हो जाएंगे। जब आपकी बॉडी में ब्रूजेस बनना शुरू हो जाए, टेम्परेचर यानी बुखार भी नहीं, टेम्परेचर लाजमी नहीं है। अक्सर ऐसा होता है टेम्परेचर गुजर चुका होता है, ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया ना फेब्राइल फेज में टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल फेज में किसी को टेम्परेचर होता है, किसी को नहीं होता, तभी तो लोग फील नहीं कर पाते। क्रिटिकल फेज में असल में ये होता है कि सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है, रैशेस होंगे बॉडी पे और ब्रूजेस बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपनी स्किन को कहीं से टाइट करके पकड़ोगे और हाथ हटा दोगे तो वहां पे एक पूरा ब्लू कलर का निशान बना होगा। सही। तो वो ये होता है प्लेटलेट्स डाउन होने शुरू हो चुके हैं। अब आप क्रिटिकल फेज में भी अच्छी खासे खतरे में है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लीड हो जाएगा, इंटरनल ब्लीड भी, तो वो रुकता नहीं है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर खानी, अब थोड़ी सी हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की, क्योंकि अभी आपने शुरू में कहा कि डेंगू का एज सच कोई इतना इलाज नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगी कि जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली अगर बच्चों की हम बात करें या टीनेजर्स की बात करें और वो डेंगू डायग्नोज्ड हो गए हैं, तो
आपके ख्याल से जो ट्रीटमेंट है वो कितना लंबा चलता है, उसके क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हम पाकिस्तान में रहते हुए कर सकते हैं? देखिए, पहले तो ये बताना चाहूंगी कि 1 वीक जो डेंगू का है ना वो खास एहतियात का होता है। मतलब आपको फीवर जहाँ से स्टार्ट हुआ वहां से लेकर 7 डेज के बाद जो प्लेटलेट्स हैं वो खुद ही रिकवर होना शुरू हो जाते हैं नेचुरली। हम ये जो कहते हैं ना, अक्सर मिथ्स आपने सुने होंगे, पपीते के पत्ते पिलाए थे तो इसके प्लेटलेट्स बढ़ना शुरू हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक्चुअली ये होता है कि 7 डेज का टाइम पीरियड है, उसके बाद वो खुद ही रिकवर होते हैं। प्लेटलेट्स एक उस तक मतलब 7 डेज तक डाउन होंगे, 7 डेज बाद खुद ही रिकवर करना शुरू करते हैं नेचुरली। ठीक है, अगर 7 डेज बाद आपके प्लेटलेट्स रिकवर नहीं हो रहे तब परेशानी की बात है। लेकिन अगर आपको फीवर के 7 डेज बाद आपने रिपोर्ट करवाई और पहले से 10 या 20 हजार का डिफरेंस भी आ रहा है, बढ़ रहा है, तो इट मीन्स कि आप रिकवरी में आ रहे हैं। लेकिन अगर 7 डेज के बाद किसी की रिपोर्ट ठीक नहीं आती है, मतलब मजीद डाउन हो रहे हैं, तो तब हम उसे फिर आईसीयू केयर में लेकर जाते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि ट्रीटमेंट क्या है, तो हमारे पास जो भी आता है हम उसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब किसी को फीवर हो रहा है तो फीवर का ट्रीटमेंट देंगे, जाहिर सी बात है। नोजिया है, वोमिटिंग है, एब्डोमिनल पेन है, उसके साथ हम उसका फ्लूइड इंटेक ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, उसको हम ड्रिप्स के थ्रू दें या जूसेस के थ्रू दें। ज्यादातर हम कहते हैं एप्पल जूस बहुत ज्यादा माना जाता है। इसमें हम ये रिकमेंड कर रहे होते हैं कि वो घरेलू टोटके के तौर पे कि एप्पल जूस के अंदर 2-3 ड्रॉप्स जो हैं वो आप लीमू के डालकर और वो पी लें। वो सारे ही डॉक्टर्स कहते हैं। बिल्कुल तो जितने ज्यादा जूसेस इंटेक करवाएंगे, क्योंकि पानी पीना मुश्किल हो जाता है क्योंकि नोजिया हो रहा है, तो नोजिया की वजह से पानी। अच्छा डॉक्टर खानी, इसमें एक सवाल और करूंगी और फिर हम टॉपिक को भी समाप्त करेंगे। एक चीज ये कि एक दफा किसी को डेंगू बुखार हो गया तो क्या दोबारा भी चांसेस होते हैं कि वो दोबारा भी अराइज कर सकता है या हो सकता है? कर सकता है बिल्कुल, लेकिन नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट बाइट से करेगा। वैसे ही नहीं, जैसे टाइफाइड होता है अंदर असरात छोड़ जाता है और दोबारा होता है, वैसा कुछ नहीं होता इसमें। नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपको मॉस्किटो बाइट करेगा तो डेफिनेटली दोबारा हो। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें एक और सवाल करूंगी मैं कि इन बुखारों के फैलाव को बचाने के लिए बहुत बार हमने ये भी देखा है कि लोग अपने ही तौर से अद्वियात का इस्तेमाल नहीं करते, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे होते, अपने ही तौर से जड़ी बूटियों से, फलाने टोटके से, किसी का कोई काम आ गया गलती से, उसी से इलाज कर रहे होते हैं। आई रियली वांट टू नो कि अगर हम किसी भी डेंगू से मुतासिर बच्चा या कोई बड़ा भी उसके साथ ये देर कर रहे हैं तो इसके खतरात क्या हो सकते हैं? डॉक्टर तक नहीं लेके जा रहे, सारी अपनी जो है वो जड़ी बूटियों से सब इलाज कर रहे हैं, तो उसका क्या है, इसका हो क्या सकता है खतरा? इसका सबसे बड़ा खतरा है, जानलेवा साबित होता है जो वो यही है कि जब एट द एंड वो ट्रीटमेंट करते करते उनको पता भी नहीं होता कि उनको डेंगू है और वो बुखार का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, प्लेटलेट्स इतने डाउन हो गए, समझे 15,000 पे पहुंच गए, तो अगर उसको हल्की सी पिन भी लगेगी ना कोई छोटी सी, या वो ब्रश करते हुए उसके गम से भी ब्लीड होना शुरू हो गए, तो वो रुकेगा नहीं और वो इतना ज्यादा ब्लीड कर सकता है पेशेंट के वो एक्सपायर हो सकता है। तो उनको तो नहीं पता ना कि मुझे ब्रश नहीं करना है या मुझे कोई नेल कट नहीं करने, अगर नेल कटर से भी लग गया कट तो वो ब्लीड नहीं रुकता है। मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे जिनको आईवी करते हुए अगर प्रिक हो गया है तो वो हम 4-4 घंटे पकड़ के खड़े रहते हैं और वो फिर उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही होती, क्योंकि वो अब क्या कर सकते हैं, आईवी तो करनी ही करनी है ना। तो वो अगर आईवी इतनी क्रिटिकल हो रही है तो आपका कट तो बहुत ज्यादा मसला कर सकता है। अच्छा डॉक्टर खानी, कंक्लूडिंग द टॉपिक, मैं चाहूंगी कि कोई एक ऐसा मैसेज जो अमूमी तौर पर आप अपने पेशेंट्स को भी देती हैं और हमारे पॉडकास्ट में भी आप स्पेशली डेंगू से बचाव के लिए कुछ भी ऐसी एहतियाती तदबीर, कोई ऐसी टिप जरूर दें हमें, ताकि लोग जब सुने तो वो इन चीजों का ज्यादा ख्याल रखें। टिप तो यही कि अपने माहौल को साफ सुथरा रखें, पानी को खुला ना छोड़ें। ठीक है, खुले पानी में डेंगू जो है वो फैलता है बहुत ज्यादा, साफ पानी भले वो हो। ठीक है, अक्सर घर में बर्तन में साफ पानी भी रखा होता है तो खुला छोड़ देते हैं, उससे फैलता है। जो हमारे गमले में पानी ठहर जाता है उससे भी फैल सकता है। और बच्चों को कवर्ड रखें, मतलब उनको कपड़े जो है वो बहुत कवर्ड पहनाएं, क्योंकि जो सीजन अभी चल रहा है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें बहुत ज्यादा डेंगू होता है। तो इसमें पानी को खुला बिल्कुल भी ना छोड़ें, साफ पानी पे डेंगू फैलता है, गंदे पानी में नहीं फैलता। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर खानी। आज का टॉपिक आपने बहुत खूबसूरती से कवर किया। आई होप के लोगों से आगाही होगी। हमारा बिल्कुल जाते जाते लास्ट एक बड़ा क्विक सा रैपिड फायर राउंड होता है और उसमें जो भी आपके जहन में पहला सवाल है आप जरूर हमें बताइएगा। डॉक्टर खानी जो हैं वो सबसे ज्यादा कौन सी एप्लीकेशन अपने फोन में यूज करती हैं? व्हाट्सएप। आपका फेवरेट मौसम कौन सा है? सर्दियाँ। जबरदस्त। ज्यादातर डॉक्टर हमें वैसे यही बताते हैं। अच्छा डॉक्टर खानी, आप क्या प्रेफर करती हैं जब भी आपको वक्त मिलता है, कुकिंग करने का या खाना ऑर्डर कर देने का? कुकिंग करने का। वेरी नाइस। अच्छा, जब आपको रिलैक्स करना होता है, थक जाती है, सबसे पहली चीज क्या करती हैं? गार्डनिंग। वेरी और अपनी कैट्स के साथ खेलना। जबरदस्त। डॉक्टर खानी, को रिसेंटली कोई ऐसी मूवी या कोई ऐसी किताब जो आपने पढ़ी हो और हमसे भी शेयर करें, आपको लगी हो अच्छी या आपने कहा हो कि भाई जबरदस्त थी? रिसेंटली तो नहीं, थोड़ा टाइम हो गया, पीरे कामिल।
जबरदस्त। हाँ, मैं अक्सर नॉवेल्स पढ़ लेती हूँ। उमैर अहमद की बहुत ही मशहूर किताब है और बहुत अच्छी जन्नत के किताब पत्ते है, भी उनके हैं, तो मैं वरना मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैंने इनके बारे में सुना था कि इनमें काफी, लेकिन पीरे कामिल से बहुत ज्यादा चीजें सीखने को बहुत अच्छी किताब है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी मैं आपसे पूछने वाली थी लेकिन आपने पहले ही बता दिया, डू यू हैव पेट्स? तो माशाल्लाह आपके पास कैट्स हैं, राइट? बहुत सारी। अच्छा, जबरदस्त। डॉक्टर साहब एक और सवाल कि आप अपने वीकेंड का स्टार्ट कैसे करती हैं? मेरा तो वैसे मोस्टली वीकेंड होता ही नहीं है, ठीक है, हाँ। मैं संडेज भी ड्यूटी पे ही होती हूँ, लेकिन अगर मैं वीकेंड पे घर पे हूँ तो वही बात है, मैं सबसे पहले अपनी कैट्स की जो है ना ग्रूमिंग से शुरू करती हूँ। बिल्कुल ठीक। अपनी तो बाद में, पहले कैट्स की ग्रूमिंग, फिर गार्डनिंग, मतलब जो भी मेरे प्लांट्स में कोई मसले मसाइल है उन्हें ठीक करती हूँ। इट्स वेरी थेरेप्यूटिक ना, बहुत ज्यादा, आपको बहुत अच्छा। और कैट्स तो सारे साइकियाट्रिस्ट भी कहते हैं कि एंजाइटी का एक बेहतरीन हल है, तो मैं उनके साथ। अच्छा डॉक्टर खानी, एक आखिरी सवाल कि वैसे तो माशाल्लाह आप काफी कुछ कर ही रही हैं, लेकिन कोई एक ऐसा गोल जो आपने सोचा हुआ है कि नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने रखा है अपने लिए एंड मुझे वो करना है, चाहे वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, एनीथिंग हमसे शेयर करना चाहें? एक ऐसा रैपिड कोई गोल जो आपने सोचा हो कि भाई ये मुझे अगले साल तक कर लेना चाहिए? मैंने ना एक्चुअली जितना कुछ सोचा था, जितने एग्जाम्स और जितनी चीजें, वो मैं सब कर चुकी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अब मेरे ख्याल में मेरे जहन में ऐसा कोई गोल बाकी रहा नहीं है जो मैंने करना है। सही, बस शादी रह गई है। इंशाल्लाह वो भी हो जाएगी। शादी रह गई है, बस वो हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, तो बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी मैं समझती हूँ कि चाहे वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, जब हो बस अच्छे वक्त पर हो, बेहतर शख्स से हो। बेहतर शख्स से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खानी, आपके साथ बात करके और बहुत सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन हासिल करके हमें बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी पसंद आया। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को भी आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमेशा ही आपसे कहती हूँ कि जब भी आपको प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं तो इनको आगे भी शेयर किया कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी एक और नई एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।